नमस्कार विद्यार्थियों। विज्ञान का पहला पाठ अभी चल रहा है और पहले पाठ के अंतिम पड़ाव पे लगभग हम आ चुके हैं। आज और कल की क्लास में आपका पहला पाठ है वो समाप्त हो जाएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको कहा था कि 2 क्लासों में ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसमें जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। और हमने पढ़ा ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, मतलब यदि ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का संयोग, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगी, हटेगी। और हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन का हटना और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। मतलब आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपस में उनकी कभी बनती ही नहीं है। यदि ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा। कहने का मतलब जब हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तब ऑक्सीजन की कमी होगी और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये दोनों एक तो परिभाषा ये होगी कि मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन की कमी हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी व हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसको हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। देखिए, ऑक्सीजन का ही मतलब आप समझ लीजिए ऋण विद्युतीय तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व। ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब आप समझ लीजिए एक बार के लिए कि ऑक्सीजन का मतलब है ऋण और हाइड्रोजन का मतलब आप समझ लीजिए धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व। तो इससे दूसरी डेफिनेशन और बन जाएगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग और धन विद्युतीय तत्व की कमी आती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो मतलब ऋण विद्युतीय तत्व क्या होगा, जुड़ेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन हटेगा, इसका मतलब धन विद्युतीय तत्व क्या होगा, हटेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग होता है या धन विद्युतीय तत्व हट जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें हो गया उल्टा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की कमी और धन विद्युतीय तत्व की वृद्धि होगी उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन। मतलब क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि, ठीक है, और धन विद्युतीय तत्व की कमी। दूसरी परिभाषा हो गई, ये पहली थी, ये हमने दूसरी कर ली। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, इसमें क्या होगा, ऋण विद्युतीय तत्व की कमी और धन विद्युतीय तत्व की क्या होगी, वृद्धि। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की कमी और धन विद्युतीय तत्व की वृद्धि हो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी परिभाषा क्या होती है, अब तीसरी परिभाषा में ऐसे वे अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, ये अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ये इसमें क्या होगा, ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण करेगा। समझ में आ गई बात। तो ऐसी अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके धनायन त्याग कर धनायन बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ग्रहण करके ऋणायन बनाती है उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। मतलब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाती है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। ठीक है, समझ आ गया बात। तो ऑक्सीकरण की कितनी परिभाषाएं हमने देख ली, 3 परिभाषाएं। अपचयन की भी हमने कितनी परिभाषाएं देख ली, 3 परिभाषाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ी सी चीज़ समझ में नहीं आएगी कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन, मतलब पहले तो देखिए आयन किसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप। आयन की सीधी सी परिभाषा होती है, आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं, आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं, आवेशित परमाणु को
आयन कहते हैं। आवेशित का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए Na है, सीधा लिखा हुआ है, मतलब कोई बात नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने कई जगह देखा होगा Na+ लिखा होता है, कई जगह क्या होता है Na- लिखा होता है। इसका मतलब इनके ऊपर आवेश लगा हुआ है। तो जो आवेशित है तो इनको हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। अब देखिए आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक हुआ धनायन और दूसरा हुआ ऋणायन। आयन कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के हो गए, एक हुआ धनायन और दूसरा ऋणायन। अब बताइए धनायन किसे बोलेंगे, जिसके ऊपर धनावेश हो। आवेश कौन सा, धनावेश हो, मतलब प्लस वाला आवेश हो तो उसके बोलेंगे धनायन, और जिसके ऊपर ऋणावेश हो मतलब माइनस वाला हो उसको हम क्या बोलेंगे, ऋणायन बोलेंगे। समझ में आ गई बात आपकी, मतलब आवेशित परमाणु को आयन कहते हैं, और जिसके ऊपर धनावेश हो उसको हम क्या बोलेंगे, धनायन, और जिसके ऊपर ऋणावेश हो उसको हम क्या बोलेंगे, ऋणायन बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाइए, मान लीजिए Na है लिखा हुआ, अब ये सीधा लिखा हुआ है, इसका मतलब आप 0 मान लीजिए, ±0 मान लीजिए, या आप 0 ना मान करके कितने भी हो, यहाँ पे जब सीधा लिखा हुआ आप एक बार के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस के भी 9 है और माइनस के भी 9 है। जब प्लस के 9 माइनस के 9 मैं मान रहा हूँ उसकी संख्या, तो प्लस के भी 9 माइनस के 9, इसका मतलब 9 में से 9 घटेंगे 0 तो होगा एक तरीके से। तो मान लीजिए इसके ऊपर प्लस के 9 है और माइनस के 9 है। अब ये क्या करेगा, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो Na में ये प्लस माइनस बराबर थे तो 0 थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही चला गया, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, चला गया, तो ये कितने हो गए, -8, और ये कितनी है, +9। इसका मतलब कितनी, प्लस का 1 आएगा माइनस का 1 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का 1। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन के त्याग किया तो क्या हो गया, धनायन बन गया। समझ आगे बना कैसे, जो भी तत्व होता है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, इसका मतलब धनायन और ऋणायन दोनों बराबर होते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतने उसके ऊपर धनावेश आ जाएंगे। ठीक है, जैसे Fe+ है, Fe+ है, अब इसमें मान लीजिए Fe+2 कब होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन और त्याग कर देगा। जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, पहले तो प्लस का 1 ऊपर था ही था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और त्याग कर दिया, इसका मतलब उसके ऊपर क्या आ गए, 2 आ गए। तो ऐसी अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं उसको भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाएंगे ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। तो ये है आपके ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। एग्जाम्पल्स मैंने पिछली क्लास में आपको खूब सारे करवा दिए थे। अब देखिए, अब कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है जैसे आपके सामने में, अब देखिए आप एक परिभाषा याद रखिए ऑक्सीकरण की, एक परिभाषा याद कीजिए अपचयन की, पहली परिभाषा मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन हटता है उसको हम अपचयन कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ध्यान से, यह आपने कर रखा है CuSO4 + Fe, और ये अभिक्रिया यहाँ से होगी FeSO4 + Cu। अब देखिए इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, अभी क्या है, Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और जैसे ही हम इधर जाएंगे तो Cu से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, हट गया। इसका मतलब CuSO4 में पहले ऑक्सीजन था और यहाँ गया ऑक्सीजन हट गया, एक कारण तो ये हो गई। इसका मतलब जब ऑक्सीजन हट रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। जब ऑक्सीजन हट रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन। अब यहाँ देखो, अब Fe के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जैसे ही Fe इस साइड में गया तो इसके साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब अब Fe के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो अब Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीजन हटता है तब हम उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, एक रिएक्शन होती है जिसका नाम होता है रेडॉक्स
रेडॉक्स और या इसका दूसरा नाम होता है अपोपच्य अभिक्रिया। रेडॉक्स या अपोपच्य अभिक्रिया क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होते हैं, वह अपचयन साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेडॉक्स या अपोपच्य अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं, क्या हुआ? CuO प्लस H2, जैसे ये इधर जाएगा तो H2O प्लस Cu। यहाँ ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन इससे था, जैसे इधर गया ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब इसका क्या हुआ? अपचयन H2 है, इधर गया ऑक्सीजन जुड़ा, इसका मतलब इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो उसको हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स या फिर अपोपच्य अभिक्रिया। ठीक है, ये आपके जो चौथा जो प्रकार था वो आपका पूरा हो गया। चौथा जो प्रकार था वो तो पूरा हो गया, मतलब दिशा के आधार पर, उष्मा के आधार पर जो अन्य अभिक्रियाएं कर रहे थे वो। अब एक दो अभिक्रियाएं और है जिसको मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी है। कैसे? एक दो बीच में आपकी अभिक्रिया रह गई है, रही नहीं है, उनमें से है नहीं, लेकिन वो इन्हीं का एक पार्ट है। जैसे एक का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए अभी आपने क्या हुआ, अब ये जो पढ़ा था ना अभी रेडॉक्स या अपोपच्य अभिक्रिया, इसका मतलब दो का स्थान बदल रहा था, इसका मतलब इसको आप द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने यही एग्जाम्पल जो अभी हमने किया था इसको आप द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत कर सकते हैं, क्योंकि दो का स्थान बदल रहा है, ये तो विस्थापन के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, और जब दो का स्थान बदलेगा तो किसको करेंगे? द्विविस्थापन के अंतर्गत जे। ठीक है, तो वो विस्थापन के अंतर्गत करेंगे। अब देखिए एक अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण, एक अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया के बारे में हम आपके अगले अध्याय में जरूर पढ़ेंगे। और एक अभिक्रिया होती है अवक्षेपण। क्या होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया। ये इसमें अभी बता देता हूँ। उदासीनीकरण का मतलब क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल प्लस क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे, अपने अपने गुणों को छोड़ देंगे, न तो अम्लीय गुण रहेगा न क्षारीय गुण रहेगा, अपने अपने गुणों का त्याग कर देंगे और क्या बनाएंगे? लवण व जल। तो उसे हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये आपने एक बार एग्जाम्पल किया भी है, मैं और बता देता हूँ। NaOH, अब इसमें क्या होगा? लवण मतलब NaCl, जल मतलब H2O। ठीक है, ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसको आप द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत भी ले सकते हैं। मतलब जो हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया है वही द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के बाद अवक्षेप का निर्माण होता है। जब ऐसी अभिक्रिया होती है जिनको, जैसे वो ये भी द्विविस्थापन के अंतर्गत आती है, ये भी द्विविस्थापन। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब अभी आप एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन सीधा आप समझ लीजिए अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के बाद में एक सफेद रंग के अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है, और इस निर्माण करने की प्रक्रिया को और इसी समीकरण को या इसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? जिससे Na2SO4 प्लस BaCl2, और यहाँ पे क्या होगा? ये होगा 2NaCl प्लस BaSO4। ये जो BaSO4 है ये श्वेत रंग का अघुलनशील पदार्थ है।
अघुलनशील पदार्थ है और यही इसमें क्या है, अवक्षेप है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत भी आप इसको रख सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, और यही इसका मतलब अवक्षेपण अभिक्रिया है। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के बाद अवक्षेप का निर्माण होता है उसको हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गई श्वेत रंग का अघुलनशील पदार्थ होता है, बेरियम सल्फेट इसका नाम होता है। ठीक है, अभी इस क्लास के अंदर दो चीजें बची हैं, एक तो बचा है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, और एक बचा है संक्षारण। ये नया जो सिलेबस है इसके अंतर्गत है, पुराने सिलेबस के अंदर ये चीजें नहीं है। पुराने सिलेबस के अंदर उत्प्रेरक और उत्प्रेरण के बारे में था, लेकिन नए में उत्प्रेरक नहीं है, संक्षारण और विकृत गंधिता टॉपिक लगाया हुआ है। इससे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे, और अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, लिखने की क्या विधि है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसकी एक ही वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। उसी वीडियो के अंदर संक्षारण और विकृत गंधिता के ऊपर चर्चा कर लेंगे। रासायनिक समीकरण, और देखो ये आपके सामने ऊपर पड़ी है, देखिए ये आपके सामने ऊपर पड़ी है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाम लिखा मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इससे निर्माण हुआ जल का, मान लीजिए मैंने लिख दिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जुड़ के जल का निर्माण करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया है। अब इनका नाम न लिखते हुए यदि मैं संकेतों से लिख दूं, कैसे, हाइड्रोजन को मैंने लिख दिया H2, ऑक्सीजन को मैंने लिख दिया O2, और जल को मैंने लिख दिया H2O। तो जब किसी रासायनिक विक्रिया में यदि उनके तत्वों को उनके नाम की बजाय संकेतों से जब लिखा जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में भी करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया। आप एग्ज़ाम तक आराम से पढ़िए, तैयारी कीजिएगा। जैसे कल ये पाठ खत्म होगा तो इस पाठ से संबंधित मैं आपको 40-45 क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद।